आप देख रहे हैं मिड कैप मंत्रा और हफ्ते का पहला कारोबारी सेशन। अब पिछले हफ्ते की उथल पुथल के बाद मार्केट की शुरुआत तो थोड़ी हल्की ही हुई थी, लेकिन अब बाजार थोड़ा सा संभलता हुआ दिखाई दे रहा है और अब दिन के ऊपरी स्तरों पर आकर कर रहा है कारोबार। तो डेज हाई पर आ चुके हैं मार्केट्स। लोअर लेवल से देखेंगे 150 अंकों तक रिकवर हुआ है निफ्टी। बैंक निफ्टी में 500 अंकों तक की रिकवरी दिखाई दी है, लेकिन अब 19,100 के ऊपर टिकते हुए निफ्टी फिलहाल दिखाई दे रहा है। बैंक निफ्टी भी दिन के ऊपरी स्तरों पर आकर लगभग 200 अंकों की तेजी के साथ कर रहा है ट्रेड। मिड कैप इंडेक्स भी निचले स्तरों से रिकवर हुआ है, लेकिन फिलहाल फ्लैट ट्रेड कर रहा है, उतना एक्शन नहीं है ब्रॉडर मार्केट्स में। फटाफट से देखते हैं मार्केट की ब्रेथ इस समय और उसके बाद इंटरनेशनल क्यूज को समझेंगे और स्ट्रैटेजीज पर करेंगे फोकस। ब्रेथ मार्केट की आपके सामने 1700 स्टॉक्स बढ़कर कारोबार कर रहे हैं, 1286 स्टॉक्स गिरने वाले हैं। तो आज मिड कैप स्मॉल कैप्स की ओर से उतना पार्टिसिपेशन नहीं है, वहां पर थोड़ा सा प्रेशर ही दिखाई दे रहा है। अब देख लेते हैं इंटरनेशनल मार्केट से मिल रहे संकेतों को। ये रहे कंट्रीब्यूशन आपके सामने। रिलायंस पूरा सपोर्ट करते हुए, रिलायंस का सपोर्ट ना होता या फिर एचडीएफसी बैंक का तो मार्केट शायद थोड़ा नीचे होता या फिर लाल निशान में कारोबार कर रहा होता, लेकिन दिग्गजों की ओर से एक अच्छा पार्टिसिपेशन आते हुए दिखाई दे रहा है। देखते हैं अब संकेतों को इंटरनेशनल मार्केट फ्रंट पे जो हमें दिखाई दे रहे हैं। शुरुआत कर लेते हैं एशियन यूरोपियन मार्केट्स के साथ और यूरोपियन मार्केट्स में जो ओपनिंग हुई है इस समय वो थोड़ी सी मिक्स्ड ही हुई है। कैक और डैक लाल निशान में है और फुत्सी में कोई खास एक्शन है नहीं। कैक 1.25% नीचे ट्रेड करते हुए। अब देखते हैं एशियन मार्केट्स को। एशियन मार्केट्स भी सिर्फ एक कॉस्पी को छोड़ देंगे तो बाकी या ताइवान को, तो बाकी सभी बाजार लाल निशान में है। कॉस्पी और ताइवान में भी कोई तेजी नहीं है, सिर्फ हरे निशान में ये फ्लैट ट्रेड कर रहे हैं। तो बैंक ऑफ जापान का डिसीजन आना है, साउथ कोरिया का इन्फ्लेशन डेटा भी आना है, तो कुछ ग्लोबल इवेंट्स है जहां पर मार्केट की नजरें बनी हुई हैं। अमेरिका के फ्यूचर्स ऑल दो ठीक है, 1/4% ऊपर है डॉ फ्यूचर्स, 100 अंकों की बढ़त के साथ कारोबार कर रहा है। नेस्डैक का फ्यूचर भी 0.1% ऊपर है, यहाँ भी 90 अंकों की बढ़त देखने को मिल रही है। हुआ क्या है मार्केट में, बाजार की बड़ी बात आप लेकर आते हैं और उसके बाद मिड कैप्स के स्पेसिफिक स्टॉक्स आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे। तो बाजार में रिकवरी का सेशन थोड़ा दिखाई दे रहा है। दिन के ऊपरी स्तरों पर आकर अब बाजार कारोबार कर रहा है। निफ्टी 19,100 के आसपास है और 150 अंकों की रिकवरी हमने लोअर लेवल से आते हुए देखी है। बैंक निफ्टी में भी दिन के लोअर लेवल से 500 अंकों की रिकवरी, लेकिन मिड कैप स्मॉल कैप फ्लैट कारोबार कर रहे हैं। पॉकेट्स दिखाते हैं आपको जहां पर तेजी या फिर मंदी आज कारोबार में देखने को मिल रही है। सेक्टर स्पेसिफिक अगर हम बात करें तो मिड कैप स्मॉल कैप तो अंडर परफॉर्मेंस है ही, लेकिन इसके अलावा अगर आप पॉकेट्स देखेंगे तो ऑटोज में थोड़ा सा प्रेशर आज के कारोबार में दिखाई दे रहा है, लेकिन आउट परफॉर्मेंस दिख रही है ऑयल एंड गैस में। ऑटो, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, जो छोटे बैंक स्टॉक्स हैं वो थोड़े दबाव के साथ कारोबार कर रहे हैं। खरीदारी वाली पॉकेट्स अगर आप देखेंगे तो तेजी देखने को मिली है रियल्टी, ऑयल एंड गैस और चुनिंदा हेल्थ केयर स्टॉक्स में, जहां पर बाइंग देखने को फिलहाल के सेशन में मिल रही है। इसके अलावा भी कुछ सेलेक्ट पॉकेट्स है जहां पर मोमेंटम तेजी का बना हुआ है। चलिए तो रही अब तक के की हाइलाइट्स, लेकिन स्ट्रैटेजीज पर बात करते हैं। मंत्री फिल्मार्ट के अरुण कुमार मंत्री हमारे साथ मौजूद हैं। और नमस्कार, बताइए क्या ट्रेडिंग व्यू है आपका इंडेक्स पर रिमेनिंग सेशन के लिए? गुड आफ्टरनून दीपाली जी। देखिए ओवरऑल मुझे लग रहा है मार्केट में फर्स्ट साइन ऑफ आज थोड़ी स्ट्रेंथ नजर आ रही है, क्योंकि जिस हिसाब से 80-90 पॉइंट हम नीचे गए थे वहीं से एक शानदार रिकवरी देखने को मिले। तो ऑलमोस्ट 150 पॉइंट की रिकवरी अगर लो से देखने को मिलती है तो डेफिनेटली एक शॉर्ट कवरिंग का नजरिया जरूर नजर आ रहा है। सेकेंडली एफओएमसी की मीटिंग इस वीक ड्यू है, तो थोड़ी बहुत और शॉर्ट कवरिंग आपको देखने को मिल सकती है। जहां तक लेवल्स की बात है 18,950 से 19,250 ये एक रेंज मुझे नजर आ रही है। स्पेसिफिकली जो थर्सडे की निफ्टी की एक्सपायरी होनी है तो 19,000 से 18,950 ये मुझे लग रहा है स्पेसिफिकली होल्ड करना चाहिए। ऊपर में अगर मार्केट जाएगा तो 19,200 19,250 तक जा सकता है। वहां पे अगेन एक हैवी कॉल राइटिंग का क्लस्टर बना हुआ है, तो 250 के ऊपर फिलहाल मार्केट जाता हुआ नजर नहीं आ रहा। इसीलिए अगर 1 से 2 दिन का ट्रेड व्यू लेना है तो बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी रहेगी। 19,000 का स्टॉप लॉस रहेगा स्पॉट में निफ्टी में। अगर 30 से 40 पॉइंट भी अगर नीचे आता है मार्केट तो बाय करके चलना चाहिए। 19,200 19,250 मैक्स टारगेट मुझे लग रहा है, वहां तक निफ्टी जा सकता है। तो निफ्टी 19,200 19,250 तक जाने की कोशिश कर सकता है, वहीं तक के स्ट्रैटेजी आप बना सकते हैं। कोई लंबी तेजी ना करें, ये फिलहाल सजेशन है। स्टॉक स्पेसिफिक करूँ आपके अप्रोच, कुछ ट्रेड्स निकाले हैं आपने? देखिए कुछ स्टॉक्स हैं जो सपोर्ट के आसपास आ चुके हैं। स्पेसिफिकली लार्ज कैप की बात करें तो एलएनटी मुझे लग रहा है 2900 के आसपास एक अच्छे लेवल के आसपास ट्रेड कर रहा है, तो यहाँ से रिकवरी जरूर स्टॉक में हो सकती है। तो एलएनटी को बाय करने की सलाह रहेगी। 2850 का स्टॉप लॉस लगाएं और ऊपर में 3040 का टारगेट रखें। दूसरा स्टॉक होगा एक मिड कैप फार्मा कंपनी जो कि अल्केम लेबोरेटरीज। मुझे लग रहा है ये स्टॉक भी एक ब्रेकआउट कैंडिडेट हो सकता है। 3683 के पास ट्रेड कर रहा है। 3620 का स्टॉप लॉस लगाएं और 3850 का टारगेट।
ओके, एल्केम लेबोरेटरीज और एलएनटी दो ट्रेड्स आपको रेकमेंड किए गए हैं जहां पर खरीदारी की पोजीशंस आप इनिशिएट कर सकते हैं। लेकिन चलिए मिड कैप्स का हाल लेकर आते हैं। इंडेक्स तो आपने देखा ही फ्लैट कारोबार कर रहा है, कोई खास एक्शन तेजी की तरफ तो नहीं है मिड कैप्स में, लेकिन पॉकेट्स दिखाते हैं आपको। शुरुआत करते हैं उन पॉकेट्स के साथ जहां पर दबाव है। हालांकि अगर आप पूरा एनबीएफसी पैक देखेंगे तो काफी मिक्स दिखाई देगा आज के सेशन में, लेकिन जो स्टॉक्स गिरे हुए हैं वहां पर वीकनेस ठीक ठाक है। 11% नंबर्स के बाद एमएनएम फाइनेंशियल नीचे ट्रेड कर रहा है, एलएनटी फाइनेंस भी 3% नीचे, श्रीराम फाइनेंस में 2.5% की गिरावट आज के कारोबार में। बैंक स्टॉक्स, यूको बैंक 2.5% नीचे, आईडीबीआई बैंक 2% नीचे, यू स्मॉल फाइनेंस बैंक 5% की गिरावट, 3.5% नीचे है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक। एनर्जी स्टॉक्स में उछाल है, दिग्गजों के साथ साथ छोटे मझोले स्टॉक्स में भी। चेन्नई पेट्रो 8% ऊपर, 4.5% ऊपर एमआरपीएल। महानगर गैस एचओईसी में 1 से 3.5% की मजबूती है। हेल्थ केयर स्पेस में शिल्पा मेडिकेयर, इंडोगो रेमेडीज, स्पार्क और स्ट्राइड्स फार्मा तेजी के साथ कारोबार करते हुए 4% तक की तेजी है। आईटी भी मिक्स्ड है, इनफैक्ट आपको आईटी में भी तेजी मंदी दोनों तरफ की स्टॉक्स दिखाई देंगे, लेकिन ये तेजी वाले शेयर्स आपकी स्क्रीन पर डाटामेटिक 5.5% ऊपर, 4.5% ऊपर मास्टेक, रामको सिस्टम 4.5% ऊपर, रेड गेयर में 1.5% की तेजी देखने को मिल रही है। रियल्टी दिखाते हैं जहां पर खरीदारी है, लोधा, गोदरेज, डीएलएफ, कोल्टे पाटिल 3% तक की मजबूती के साथ कारोबार करते हुए। फाइनली दो पॉकेट्स और दिखाते हैं, स्पेशली स्मॉल कैप कैटेगरी के स्टॉक्स हैं। पेपर स्टॉक, जेके पेपर, वेस्ट कोस्ट पेपर, तमिलनाडु न्यूज प्रिंट, इमामी पेपर मिल्स 2.5% तक की तेजी के साथ कारोबार करते हुए। और टेक्सटाइल स्टॉक्स में जहां खरीदारी है उसमें वेल्सपन इंडिया, रशल डेकोर, अरविंद लिमिटेड, हिम्मत सिंह का सीडे, ये सभी स्टॉक्स 4%, 8% तक की तेजी के साथ कारोबार कर रहे हैं आज के सेशन में। तो ये तो रहा फिलहाल टेक्सटाइल स्टॉक्स का हाल। लेकिन अब बात करते हैं खास इंटरव्यू की। तेजस नेटवर्क का कहना है कि 6G से जुड़े इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग में कंपनी लीडर बनने की कोशिश में है। हमारे सहयोगी लक्ष्मण रॉय के साथ एक्सक्लूसिव बातचीत में तेजस नेटवर्क के मैनेजिंग डायरेक्टर ने कहा, वायरलेस पोर्टफोलियो में 6G की भागीदारी अहम होने वाली है। मेरे साथ बातचीत करने के लिए तेजस नेटवर्क के एमडी और सीईओ सर, आपका स्वागत है सीएनबीसी आवाज़ में। इस इंडिया मोबाइल कांग्रेस में प्राइम मिनिस्टर ने काफ़ी ज़्यादा पुश किया इस बात को लेकर के कि 5G से अब हम 6G की तरफ ट्रांसफॉर्मेशन करें। 5G में इंडिया ग्लोबली सबसे नंबर 1 पे पहुंच चुका है, तो 6G के लिए कितना ज़्यादा तेजस अपने आप को तैयार करके रखा है? So on the 6G side, we are beginning to participate in a lot of standards. We will contribute a lot of standard development. We will be part of the 3GPP committees. So Tejas is preparing itself to be a leader when the 6G happens in the coming years. आपका जो प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है, इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो है, इसमें 6G के लिए कितना अलोकेशन कर रहे हैं नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में या फिर कमिंग डेज में, कुछ शेयर कर सकें? It is still a little premature to reveal what we are doing, but we are making significant investment in building out our entire wireless portfolio, and 6G will be one of them in the future. तेजस एक्सपोर्ट मार्केट को भी काफ़ी ज़्यादा पोटेंशियल एक्सप्लोर कर रहा है, तो तेजस के लिए एक्सपोर्ट मार्केट कितना वाइब्रेंट दिख रहा है? So the export market is actually it's a very key part of our strategy. One of the things that we want to do is make sure. I mean, we are already in 68 countries. We want to make sure that our portfolio is complete, so that we can go be a global player, and it is one of the key focus areas in the coming years. इटली में फाइबर नेट के साथ तेजस ने कॉन्ट्रैक्ट किया है, ये तेजस के बिजनेस को एक्सपेंड करने में कितना हेल्पफुल होने जा रहा है? So we won an end-to-end deal with a company called Fiber Connect in Italy. One of the good things is it's an end-to-end Tejas equipment, and we also partnered with some of the Tata Group companies to give a complete solution. The good thing about this is now the Fiber Connect and its parent company can take it to 6 or 7 other countries, so that there's a good scope for expansion. गवर्नमेंट काफ़ी लंबे समय से पुश कर रही है कि डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग, मेक इन इंडिया को बढ़ावा देना है, तो अभी के गवर्नमेंट रेगुलेटरी एनवायरनमेंट, इन्वेस्टमेंट एनवायरनमेंट कितना सपोर्टिव है इस नई टेक्नोलॉजी के लिए? Yeah, the government environment is actually fantastic. They are extremely supportive. There are a lot of initiatives that for example, DLI, PLI. The government is giving a lot of support, and I also see government pushing the industry to step up and to make India really happen across the board. So I'm very excited about partnering with government to make this successful for India. PLI में कोई पार्टिसिपेशन तेजस की तरफ से फ्यूचर? Sorry, could you repeat? PLI स्कीम, प्रोडक्शन लिंक्स इसके इंसेंटिव स्कीम में तेजस की तरफ से क्या पार्टिसिपेशन, तेजस हाउ, तेजस कैसे इसमें देख रहे, कितना पोटेंशियल देख रहे हैं? Yeah, so Tejas actually is doing two things.
We are doing complete design in India, so we benefit from that scheme. We also manufacture our own products, right? All of it is assembled in India, in Bangalore. So we are actually a beneficiary, and we have actually just filed the application with the PLI. लास्ट क्वेश्चन कि अगर आप तेजस नेटवर्क के ऑर्डर बुक, ऑर्डर इनफ्लो के बारे में कुछ शेयर कर सकें। Well, we know we don't share that in public because we are a public listed company. We don't share those details. Thank you But so much. We have a backlog of, I think, 1,900 crores or something. 19 crore बैकलॉग। Plus, we also received the BSNL order, which is 7,000 and change, crores change. So we have a large backlog at the moment. Thank you so much for spending time. Thank you. और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर भारत दुनिया में आगे निकलने की पूरी तैयारी कर रहा है। हमारे सहयोगी लक्ष्मण रॉय के साथ एक्सक्लूसिव बातचीत में टेलीकॉम और आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में ग्लोबल स्तर पर सख्त रेगुलेशन की जरूरत है। इसी दिसंबर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ग्लोबल समिट होगा। इस नई टेक्नोलॉजी में एक बड़ा चैलेंज उभर कर सामने आया पिछले कुछ सालों से, वो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर के। इसको कैसे आप देख रहे हैं? इसमें क्या सरकार का रोल, चूँकि सरकार की जो भूमिका अब तक मैंने देखा है किसी टेक्नोलॉजी के इवोल्यूशन को रोकने की या किस तरह के ऐसे रोल में कभी नहीं रहा है, फैसिलिटेट करते हैं। ऐसे में एआई में क्या रेगुलेशन की ज़रूरत है या फिर उसको छोड़ दिया है, जैसे डेवलप कर रहा है करने दिया जाए? बिल्कुल रेगुलेशन की ज़रूरत है, रेगुलेशन ज़रूरत है और बहुत सीरियस तरीके से इस सब्जेक्ट को देखना चाहिए और ग्लोबली देखना चाहिए। आपको ये भी जानकर खुशी होगी, जो ग्लोबल अलायंस है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे, उसकी चेयर भारत है। इस बार उसके चेयरमैन भारत है। अभी दिसंबर में बड़ा उसका समिट होगा, करीब 21 देश है उसमें शामिल। ग्लोबली हमें देखना पड़ेगा कि एआई के बेनिफिट्स और एआई के कारण समाज में जो चुनौतियाँ आ रही है, इन दोनों का बैलेंस लगा के एक रेगुलेशन बनाना पड़ेगा। बेनिफिट्स बहुत सारे हैं। आज किसानों की ज़िंदगी में एक बड़ा परिवर्तन आ सकता है एआई से। आज हेल्थ केयर सेक्टर में बहुत बड़ा परिवर्तन आ सकता है। तो इन सब बेनिफिट्स को उपयोग में लें, लेकिन जो नुकसान हो सकते हैं उन नुकसानों से बचाएं। तो इसमें यह माना है जब तक कि एआई का अलायंस कोई ग्लोबल फ्रेमवर्क नहीं बना लेता, तब तक भारत कोई अपना फ्रेमवर्क नहीं बना सकता है या नहीं? हम लोग पैरेलल कोई कोशिश कर रहे हैं। भारत की अपनी एक थिंकिंग है। भारत हमेशा इनोवेशन और रेगुलेशन के बीच में बैलेंस लाता है। आपने डेटा प्रोटेक्शन के केस में देखा, इनोवेशन और रेगुलेशन के बीच में अच्छा बैलेंस, जिसकी दुनिया में चर्चा है। आज दुनिया उसको टेम्पलेट मान के चल रही है। तो भारत एआई में कोई रेगुलेशन लाने की तैयारी में बिल्कुल लाएंगे। कब तक ला सकते हैं? रेगुलेशन का कुछ स्वरूप क्या रहेगा? अभी इंडस्ट्री के साथ कंसल्टेशन चल रहा है। इंडस्ट्री के साथ जानकारी करके सभी स्टेक होल्डर्स के साथ बातचीत करके लाएंगे। चलिए रुक रहे इसी के साथ एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद कुछ और खबरें चल वापस आते हैं। आप देख रहे हैं मिड कैप मंत्रा। रुक करेंगे कुछ और खबरों का। और रिलायंस फाउंडेशन की चेयरपर्सन नीता अंबानी को बड़ा सम्मान मिला है। यूएस इंडिया स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप फोरम ने उन्हें ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड से सम्मानित किया है। उन्हें यह सम्मान जरूरतमंदों की सहायता और कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए मिला है। उन्होंने इस मौके पर कहा कि वो महिला सशक्तिकरण और बच्चों की शिक्षा के लिए काम करती रहेंगी। As Reliance Foundation, we have reached out to 71 million people of India. And what is closest to my heart is empowering women and educating our young children. Education and sports for all. Every child must have the right to play and a right to learn. So that, and now of course the Nita Mukesh Ambani Cultural Center has taken up a lot of my energies, and it's wonderful to see Indian artists and artisans getting so much respect, not just in India but around the globe. और आगे बढ़ेंगे। अब खिलाड़ी नंबर 1 का अपडेट लेकर आते हैं। नया कारोबारी हफ्ता है और शुरुआत जो मुकाबले के साथ हुई उसमें एसएसजी फाइनेंस सिक्योरिटीज के विरलछेदा एंजल वन के समीप चौहान या सिक्योरिटीज का त्रिवेदी के बीच में अपडेट दिखाते हैं। इंडस टावर एक ट्रेड था विरल के पोर्टफोलियो में, से इन्होंने एग्जिट किया है 170.30 रुपए पर। हालांकि जो लक्ष्य थे वो 195 के आसपास के थे। एक और ट्रेड है फैक्ट का, विरल ऐड कर रहे हैं पोर्टफोलियो में
फर्टिलाइजर स्टॉक खरीदारी की सलाह, 770 का टारगेट, स्टॉप लॉस 655 का मेंटेन करना है, फिलहाल 683 पर कर रहा है ट्रेड। चलिए, तो ये तो रही अब तक की अपडेट्स स्टॉक स्पेसिफिक। अब दिखाते हैं आपको रिटर्न की स्थिति मुनाफे के मीटर में। पहला ही दिन है तो फिलहाल तो स्थिति आपकी स्क्रीन पर। अमित त्रिवेदी 1% ऊपर है, समीर चौहान का पोर्टफोलियो भी क्लोजर टू 1% के रिटर्न्स लैंड कर रहा है, विरल का पोर्टफोलियो -0.5% के रिटर्न्स लैंड करते हुए। ये रहा अपडेट। इसी के साथ एक ब्रेक के उस पर आप देखिए न्यूयॉर्क कंपनी, और न्यूयॉर्क कंपनी में आज हम बातचीत करेंगे सेलो वर्ल्ड के CMD प्रदीप राठौड़ और CFO अतुल परोलिया से। एक ब्रेक के बाद नमस्कार।